हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीजांड की संरचना देख ली थी, है ना। ये सब चीज हमने देखा था। हमने हर एक पार्ट के बारे में, निभाग किसे कहते हैं, बीजांडकाय किसे कहते हैं, भ्रूणकोश किसे कहते हैं, मतलब इसका टोटली पढ़ रखा है पिछले वीडियो में, है कि नहीं। देखिए, ये चीज तो कंफर्म हो गया, पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़िए, तभी ये सारे वीडियो देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि ये ना, भले हो सकता है कुछ लोगों को आसान लगता है, या फिर अगर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेंगे तो ये फिक्स से आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए पढ़ते टाइम कॉपी किताब का यूज करें, पेन लेकर के बैठे, है ना, लिखते चलें और साथ साथ पढ़ते चलें। तो सिंपली अगर मैं बोलूं तो आपने बीजांड की संरचना का अध्ययन कर लिया है। अगर बोर्ड में आपके एग्जाम में अब आएगा कि बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए, तब आप इस तरीके से चित्र बना करके उसका वर्णन हर एक पार्ट का कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज, किताबों में ये चित्र किसी किसी किताब में उल्टा बना है, मतलब ये सिरा ऊपर की तरफ है और ये सिरा नीचे की तरफ है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीजांड द्वार अगर ऊपर की ओर रहेगा तो भाई जो दरवाजा है उसी को तो हम दरवाजा भी बोलेंगे, तो बीजांड द्वार इधर ऊपर की ओर हो जाएगा, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल चित्र इधर उधर है थोड़ा सा, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दूसरी बात होगी। ठीक है। तीसरी बात ये कि अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ये जो बीजांड, देखिए एक चीज ध्यान रखना, बीजांड को गुरु बीजाणु भी कहा जाता है, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसको गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। देखिए, लघु बीजाणु धानी एक होती है, लघु का मतलब होता है नर बीजाणु धानी, जो परागकण में आपने देखा होगा ना कि बार बार लघु बीजाणु धानी शब्द आ रहा था। तो लघु बीजाणु धानी का मतलब होता है, लघु का मतलब नर, मतलब लघु शब्द यहाँ पर नर को प्रदर्शित करता है। वही गुरु शब्द है ना, गुरु बीजाणु धानी है ना, गुरु बीजाणु, इस तरीके से जो शब्द आते हैं, इसमें जो गुरु शब्द है वह मादा भाग को प्रदर्शित करती है, मादा बीजाणु को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गया ना। तो ये तो हो गया लघु और गुरु में अंतर, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, मतलब कि इसको हम गुरु बीजाणु बोलेंगे ना। गुरु बीजाणु से जो गुरु बीजाणु धानी होती है या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इसको बोलते हैं, तो मतलब इन कोशिकाओं से कैसे ये संरचनाएं कैसे डेवलप होती है, मतलब कि गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे अब हम लोग। समझ में आया ना। तो गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, मतलब ये संरचनाएं कैसे बनती हैं। ये तो अब आपने समझ लिया कि हाँ, बीजांड में ये संरचनाएं बनती हैं। जब परागकण आएगा, इधर से आएगा और यहाँ पर निषेचन होगा इस भ्रूणकोश में, इससे अंड कोशिका से निषेचन करेगा, ठीक है, ध्रुवीय कोशिका से निषेचन करेगा, तो फिर बीज का निर्माण होता है। मतलब कि बीज का निर्माण इससे होता है, अंड कोशिका मतलब भ्रूणकोश से। ठीक है। तो किस तरीके से होता है, मतलब ये संरचनाएं कैसे बनती है, मतलब ये संरचना कैसे बनती है पुष्प के बीजांड में। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अभी तक आप लोगों ने संरचना क्या होती है कि नहीं। देखिए, बीजांड के अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, अभी आपने उसको देख ही लिया है। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि जो मादा होती है, मतलब मादा का जो नर भाग होता है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है, उसमें जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनका निर्माण कैसे होता है। समझ में आया। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, ये देखिए बहुत आपको आसानी से समझ में आने वाला है, बस आप थोड़ा सा धैर्य के साथ देखें। और पढ़ाई करते समय एक चीज और है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें, जिससे कि समझ में आया करे, है कि नहीं ऐसे पढ़ते चले जाओगे, भूलते चले जाओगे, यही होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसे बोलते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। देखिए यहाँ पर हमने इसे पढ़ा नहीं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। समझ में आया ना। दो चीजें पकड़नी है हमें। पहली चीज फटाक से क्या पकड़नी है,
अगर आपसे पूछे कोई कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो पहली चीज गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मान लीजिए मुट्ठी बंद है, अभी ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, और इससे देख लीजिए निर्माण हो गया उंगलियों का, मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन, या इसे दीर्घ बीजाणु जनन भी कहते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस शब्द यूज किया जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो संक्षिप्तली आपको ये चीज तो पता लगी गया कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है ना। कि मान लीजिए भाई कोई जो अंडाशय में बीजांड है, बीजांड के अंदर जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं, तो यही प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। सिंपल सा है कि नहीं। मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेगी, गुरु बीजाणु। गुरु का शब्द, गुरु शब्द का प्रयोग देखिए मादा शब्द के लिए किया जाता है यहाँ पादपों में। ठीक है, किसके लिए, मादा के लिए, है कि नहीं। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अगर गुरु बीजाणु का निर्माण होता, तो यही प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। अब आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर गुरु बीजाणु बनता कैसे है। मतलब यहां से यहां तक की जो प्रक्रिया है उसको संक्षिप्तली समझते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। संक्षिप्तली समझते हैं कि आखिरकार कैसे निर्माण होता है एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का। तो आप लोग तैयार होंगे। ठीक है, हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये जो बीजांड ऐसे करके संरचनाएं हैं आपकी किताब में। मान लीजिए ये देखिए, यहां पर आपने एक ऐसे, पिछले वीडियोज में भी आपने अध्ययन कर लिया है, इसको भ्रूणकोश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश। अब आपको तो ये बताने की जरूरत है नहीं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, आपको पता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए होता है क्या, हमें यही सब चीजें तो बनाना। मान लीजिए कि ये क्या है, एक बीजांडकाय है। अब आपको तो बीजांडकाय पता ही है कि नहीं। बीजांडकाय, बीजांड की वह संरचना होती है जो मृदतक कोशिकाओं से बनी होती है। मान लीजिए ये बीजांडकाय है, ये इतना शरीर इसका क्या है, सब बीजांडकाय है। ठीक है, इसके अंतर्गत मृदतक कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसे ऐसे कोशिकाएं बनी होती हैं, कोशिकाओं से बना होता है। तो पहले चीज समझ में आ गया ना कि बीजांडकाय किससे बना होता है, मृदतक कोशिकाओं से। ठीक है, तो ये जैसे देखिए तमाम सारी, कई सारी इस तरीके से कोशिकाएं बनी होती है। ये मतलब पूरा पूरा घेरा हुआ होता है। समझ में आया। तो होता क्या है कि इसमें से एक कोशिका, जिसे अधिस्तरीय कोशिका कह सकते हैं, या फिर इसमें से कभी जब प्रजनन करना होता है या फिर जब जनन की स्थिति होती है, तो इसमें से क्या होता है कि एक कोशिका आकार में बढ़ने लगती है। क्या होगा, आकार में बढ़ना शुरू कर देगी, जिसे अधिस्तरीय कोशिका कहते हैं। मतलब आप इसको दूसरे चित्र में ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये देखो, एक कोशिका आकार में क्या हो गई, बड़ी हो गई। समझ में आया ना। हमने केवल इतना भी बताया है कि जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय में एक कोशिका आकार में बढ़ने लगती है, आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिस्तरीय कोशिका। इसको आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, अधिस्तरीय कोशिका है। ठीक है, अब ये अलग हो गई। मतलब अलग का मतलब कि देख लीजिए यहां पर चारों तरफ ऐसा नहीं कि ये सब खाली जगह, यहां पर कोशिकाएं हैं, मृदतक की कोशिकाएं हैं बहुत सारी। हम उसे बना नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम लगेगा, प्लस इसमें आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप में आपका क्लियर हो गया कि भाई देखिए जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय की मृदतक कोशिकाओं से एक कोशिका आकार में बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो जाती है तब हम उसे आध कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये कोशिका क्या करती है, क्योंकि अब देखो यहां पर सब कोशिकाएं एक साइज की है, ये कोशिका क्या हो गई, एक कोशिका आकार में बड़ी हो गई। ठीक है,
उसके बाद यह कोशिका क्या करती है कि बाकी कोशिकाओं से तो अलग दिखने लगती है, इसलिए यहां पर फिर इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है जिसे प्राथमिक प्रक्षु कोशिका कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब बीजांडकाय की कोशिकाएं आकार में बढ़ी हुई, एक कोशिका, सभी नहीं, एक कोशिका आकार में बढ़ी हुई, ठीक है, फिर हम उसे क्या कहने लगेंगे, किसका निर्माण हो जाता है, प्राथमिक प्रक्षु कोशिका, ठीक है, प्राइमरी एर्सिशियल सेल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो उसका निर्माण हो जाता है, प्राथमिक प्रक्षु कोशिका का निर्माण हो गया। अब ये प्राथमिक प्रक्षु कोशिका क्या करती है, आप समझते चलिए, हम इसको समझाते चलते हैं और इसे मिटाते चलते हैं, है कि नहीं, जगह कम है, हमें बचा के चलना है। तो ये प्राथमिक प्रक्षु जो कोशिका होती है यह फिर से आकार में बढ़ती है, मतलब आकार में बढ़ेगी मतलब आकार बड़ा होगा इसका, ठीक, आकार में बड़ा होने के बाद में इसका विभाजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। देख लीजिए कैसे बना दिया मैंने, ऐसे ही होता है ना। तो ये कोशिका आकार में बढ़ेगी और आकार में बढ़ने के बाद में दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, किससे, प्राथमिक प्रक्षु कोशिका से, ठीक है, प्राथमिक प्रक्षु कोशिका विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसमें से एक कोशिका को भित्तीय कोशिका कहते हैं, एक को क्या कहेंगे, भित्तीय कोशिका, और दूसरी जो कोशिका होती है इसे बोला जाता है बीजाणु जनन कोशिका। समझ में आ गया ना? देखिए हमने अब तीन स्टेप कर लिए हैं। पहला स्टेप, बीजांडकाय की एक कोशिका आकार में बढ़ी हुई, ठीक है, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, प्राथमिक प्रक्षु कोशिका। फिर दूसरा नंबर आप लिख सकते हैं, दूसरा नंबर क्या लिखेंगे कि फिर प्राथमिक प्रक्षु कोशिका जो होती है यह आकार में बढ़ती है और विभाजन करके, मतलब कि एक कोशिका होती है, एक से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, दो का। समझ में आया ना? एक से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे एक को भित्तीय कोशिका तथा दूसरे को बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना? हमने अब तक 1, 2 और ये तीसरा नंबर क्लियर किया, ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग इसको लिखते चलिए। तो बीजाणु जनन कोशिका और भित्तीय कोशिका, दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब इसमें से ये वाली जो कोशिका है, भित्तीय कोशिका है, इसका कई बार कोशिकाओं में विभाजन होता भी है और कई बार नहीं भी होता। और इसका जो बीजाणु जनन कोशिका है, यह क्या करती है कि थोड़े समय बाद में ये भी अपना आकार बढ़ाती है, और आकार जब बढ़ाती है तब हम लोग इसे ही दीर्घ बीजाणु, इसे क्या कहा जाता है, दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका, दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं, ठीक है। मतलब बीजाणु जनन कोशिका को ही हम लोग क्या कहने लगते हैं, दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका। कब कहेंगे, जब ये अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देगी। तो ये चीज हो गया, बीजाणु जनन कोशिका को हम लोग दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका कहने लगेंगे। अब ये क्या करेगी कि यह कोशिका, देखिए यह भित्तीय कोशिका भित्ति की तरफ होती है, मतलब किनारे की तरफ होती है, ज्यादातर ये मध्यास्थ में स्थित होता है बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। उसके बाद यह बीजाणु जनन कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन। आपने ग्रामीण क्लास में अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रखा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ज्यादातर वैसे आप लोग पढ़ के रखते हैं, अच्छे बच्चे हैं कि नहीं। तो देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक से कितने का निर्माण होता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहां पर भी क्या होगा,
ये अध्यावरण है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन, क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये कोशिका एक कोशिका है, एक से अब कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 4, 1 2 3 और चौथी यहां पर। समझ में आया, एक से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे दीर्घ बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि दीर्घ बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं। अगर बहुविकल्पी में आपसे पूछा जाए तो, या फिर किसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ बीजाणु चतुष्क या गुरु बीजाणु चतुष्क किसे कहा जाता है, तब आपको बताने में अब आसानी होगी कि क्या जो दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें दीर्घ बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। समझ में आया, ये क्या है, इन सभी को क्या कहा जाता है, दीर्घ बीजाणु चतुष्क। और ये लंबवत लगे होते हैं, बीजांड में लंबवत लगे होते हैं, मतलब कि ऐसे सीधा होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, है कि नहीं, क्षैतिज नहीं होते, लंबवत होते हैं। अब आपको भी पता है कि देखिए ये बीजांड का है, बीजांड की संरचना है, तो इसमें से जो नीचे वाला इधर का ये बीजांड द्वार होता है, ये क्या है, बीजांड द्वार है, और ये वाला हिस्सा क्या है, निभाग का है, निभाग का हिस्सा कहलाता है, चलेजा इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से ये 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती, मतलब अक्रियाशील होती। 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसमें से 3 कोशिकाएं अक्रियाशील होती। समझ में आया, मतलब कि ये 3 ऊपर वाली नहीं, बीजांड द्वार की ओर जो स्थित होती, ये 90% अक्रियाशील होती। ज्यादातर पौधों में क्रियाशील भी हो सकता है कि कभी कभी हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन 90% 95% चांसेस में रहता है कि ये अक्रियाशील होती। और एक क्रियाशील होता है, ठीक है, ये ऊपर वाला, मतलब जो निभाग की ओर बीजाणु होता है वह क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो यहां से आपको एक चीज और पता लगी ना कि जो 4 बीजाणु बनेंगे, भाई मान लीजिए किसी के 4 लड़के पैदा हुए, तो उसमें से कितने सही निकलते हैं, एक हो सकता है, सभी भी हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक छोटी कहानी है, एक किसान के 4 लड़के हैं, चारों में से 3 आलसी हैं, निकम्मे हैं, काम नहीं करते, उसमें से एक लड़का क्या है, बढ़िया सही है, वो माता पिता की घर की परेशानियों में जो भी उसके काम है उनमें बढ़िया हाथ बटाता है। तो जो दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका ने 4 बना लिए कोशिकाएं, लेकिन उसमें से सभी तो 4 में से तो 3 तो खराबी हैं, 3 निकम्मे हैं, 3 काम नहीं करते। ये जो काम नहीं करेगा, देखिए धीरे धीरे इसलिए ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक कोशिका बचती है, ये वाली क्रियाशील, इसको क्रियाशील बोलते हैं, क्रियाशील बीजाणु कह सकते हैं, क्रियाशील कोशिका कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे जनन कोशिका या बीजाणु शब्द का ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो समझ में आया ना कि दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका से क्या होता है, ये गुरु बीजाणु है, इन्हीं को गुरु बीजाणु बोलते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। समझ में आ गया ना भाई, दीर्घ बीजाणु हमने यहाँ पर क्या लिखा, गुरु बीजाणु लिख दिया है। भाई देखिए गुरु बीजाणु दीर्घ बीजाणु एक ही चीज, पहली चीज तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमने लिखा कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। तो वही चीज तो यहाँ पर हो रहा है, देख लीजिए, दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका है, यह अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु का निर्माण कर रही है, तो यही प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, या दीर्घ बीजाणु जनन कहलाती है, या इसी को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये रही पूरी प्रक्रिया, जिसमें से हमने आपको बताया कि इसमें से ये जो 3 कोशिकाएं हैं जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती, ज्यादातर नष्ट हो जाती है, और नष्ट होकर के इसको पोषण प्रदान करती है, ठीक है। फिर यह क्रियाशील कोशिका विकसित होकर के, ये आगे हम लोग युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद में पढ़ेंगे कि अब यह क्या करेगी। समझ में आ गया ना कि अब ये एक जो गुरु बीजाणु कोशिका है, गुरु बीजाणु जो है, यह अब क्या करेगा, अकेले अब क्या कर सकता है, क्या करेगा यह, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के इतने में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इतने में हमने पढ़ा कि किस तरीके से दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती हैं उसमें से एक कोशिका आकार में बढ़ती है जिसे अधिस्तरीय कोशिका कहते हैं। फिर आकार में बढ़ने के बाद में वह मतलब विभाजित होती, जब विभाजित होने के लायक हो जाती तब उसे प्राथमिक प्रसूप कोशिका बोलते हैं। ये दूसरी बात हो गई, बताते चले। पहली बात ये कि जो बीजांडकाय की कोशिकाएं होती है एक कोशिका आकार में बढ़ने लगती है, ठीक है, जिसे अधिस्तरीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, जब आकार में बढ़ेगी और वह विभाजन करने के लायक हो जाएगी तब उसे प्राथमिक प्रसूप कोशिका कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, फिर प्राथमिक प्रसूप कोशिका विभाजित करके या विभाजन करके दो प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक बीजाणु जनन कोशिका और एक द्वितीय कोशिका का निर्माण। तीसरी बात हो गई है ना। उसके बाद ये तो विभाजन नहीं करती, फिर यह थोड़ी देर बाद या फिर मतलब विभाजन करती है, इसी को हम लोग दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, फिर दीर्घ बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी और अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती है और यही प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, जिसमें से 4 जो गुरु बीजाणु बनते हैं वह बीजांड में लंबवत स्थित होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे स्थित होते हैं बीजांड द्वार से निभाग की ओर स्थित। ठीक है, उसके बाद इसमें से जो 3 कोशिकाएं हैं, 3 गुरु बीजाणु हैं, ये नष्ट हो जाते हैं और इसको पोषण प्रदान करते हैं। पोषण मतलब ताकत, ऊर्जा। ठीक है, फिर यह गुरु बीजाणु ही मादा युग्मोद्भिद होती है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी इसमें इतना समझ में आ गया ना, सिंपल सा आप ध्यान दीजिए, सुनते रहिए ध्यान से। मैं फिर से एक बार बताता हूं अगर समझ में नहीं आया तो। पहली चीज, बीजांडकाय की कोशिका आकार में बढ़ेगी, ठीक है, उसे अधिस्तरीय कोशिका कहेंगे। जब वह विभाजन करने के लायक हो जाएगी तब उसे प्राथमिक प्रसूप कोशिका कहेंगे। विभाजन करके प्राथमिक प्रसूप कोशिका 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, भित्तीय कोशिका और बीजाणु जनन कोशिका। भित्तीय कोशिका तो कुछ नहीं करती, फिर पड़ी रहती है वैसे, ठीक है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, मतलब यह एक तरीके से कह सकते हैं। दूसरा जो बीजाणु जनन कोशिका, इसे हम दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। यह विभाजन करके, अर्धसूत्री विभाजन करके 4 आगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है या गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिसमें से जो निभाग की ओर स्थित होता है, ठीक है, निभाग की ओर स्थित होता है गुरु बीजाणु, वह क्रियाशील होता है ज्यादातर, बाकी 3 अक्रियाशील होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और इसको पोषण प्रदान करते हैं। तो ये रही पूरी गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तभी आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, कैसे एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब मादा युग्मोद्भिद। अब ये क्या करेगी, ये किस तरीके से अभी तो भाई देखिए, क्योंकि हमने जब पिछले वीडियोज में हमने जब बीजांड की संरचना का अध्ययन किया था उसमें कई सारी थी, हमने भ्रूणकोश बनाया था, अभी यहाँ पर कोई भ्रूणकोश नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, ये सब चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे मादा युग्मोद्भिद में। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मादा युग्मोद्भिद के साथ, फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।